तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब से पाकिस्तान हमसे अलग हुआ है तब से उसने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी है। 1947 वॉर, 1965, 1971, 1999, 2001 पार्लियामेंट अटैक, अक्षरधाम अटैक, 2009 मुंबई अटैक, उरी अटैक, पुलवामा अटैक और पहलगाम। तो सर हमारा देश कब तक ये सहता रहेगा? हम जानते हैं कि जंग किसी भी कंट्री के लिए एक लास्ट ऑप्शन होता है, बट जंग लड़ती फौज है पर सफर पूरा देश करता है। इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल बैकवर्डनेस, पर सर आज की डेट में हिंदुस्तान में वो कैपेबिलिटी है, वो शक्ति है कि हम क्राइसिस से उभर सकें, पर अब इतनी शक्ति नहीं बची कि हम हर दूसरे दिन अखबार में अपने किसी शहीद फौजी भाई की फोटो देखें। मैं भी फौजी का बेटा हूं सर, दिल बहुत जलता है, अच्छा हमारा प्रश्न खून पूछा खोलता है। आपने। कब ये बंद होगा सब? यस सर, थैंक यू। और मैं पाकिस्तान से कहना चाहूंगा, ना दूध देंगे ना खीर देंगे, कश्मीर पर नजर डाली तो पाकिस्तान चीर देंगे। उंगली करोगे हाथ चढ़ा देंगे, अपने देश की सीमाएं लाहौर तक बढ़ा देंगे। वो तो बड़प्पन है मोदी जी का, जो भी तक शांत हैं। हम जैसे सन की देशभक्त सत्ता में होते तो कुछ घंटों के लिए बॉर्डर से एलओसी की तारें हटा देते, कसम हिंदुस्तान की, शाम तक पाकिस्तान मिटा देते। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ये आपने प्रश्न पूछा है या सर एक तरह से उनको धमकी दी। उम्मीद है कि जोश आए है सर। उम्मीद है कि वो भी यही कार्यक्रम देख रहे होंगे। बेटा, ये चीजें जो होती हैं, अगर आप इतना बड़ा नुकसान उनको करना चाहते हो तो सोच समझ के। यही चाणक्य ने भी कहा था, अंग्रेजी में है, रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व कोल्ड। जब ठंडा हो जाए उस वक्त मारिएगा। आप लोगों ने ये नारा तो सुना है, और ये मैं, क्योंकि मैं विशेष सलाहकार हूँ, कुछ देशों में बताता हूँ। आपने सुना है ना, मोदी है तो मुमकिन है। सुना कि नहीं आप लोगों ने? ये अब एक नारा हम और दे रहे हैं, नरेंद्र है तो निश्चित है। लेफ्टिनेंट जनरल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, जो बहुत ही अच्छा सवाल था। तो पाकिस्तान का जो सामरिक दृष्टिकोण है, उसका जो इतिहास, उस पर ज़रा बड़ी ब्रीफली 2 मिनट में नज़र डालेंगे। देखिए, पहले ये क्या सोचते थे 1962 उस दौर में, ये सोचते थे कि साहब देखिए, हम जिहादी भेजेंगे, लोकल अपराइजिंग होगा कश्मीर में और फिर हम फौज भेज देंगे। तो उन्होंने अखनूर और छम की सरहदें पे उस टाइम आक्रमण किया। फिर हमने जो अपनी कन्वेंशनल कैपेसिटीज़ है उनको मजबूत किया। एक समय ये आया 1980-1990 में, जनरल सुंदर जी के दौर में एक बड़ी विशाल एक्सरसाइज हुई, ब्रास टैक्स। और हमने उनको बताया कि हुजूर, अगर हमने पश्चिम की ओर अपनी मैकेनाइज फॉर्मेशंस को व्हील किया तो पाकिस्तान के 2 हिस्से हो जाएंगे। 2 हिस्से तो हो चुके थे और हिस्से हो जाएंगे। उस समय उनके जो एक जनरल थे मिर्ज़ा असलम बेग, उन्होंने एक बड़ी मरी सी एक्सरसाइज की, ज़रबे मोमीन। बट उसके फलस्वरूप उन्होंने ये देख लिया कि भाई कन्वेंशनली हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो चले गए इस टेरर के दौर में। और क्या झांसा क्या था? न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर बोगी करते रहो, कन्वेंशनल से झेलने की हिम्मत नहीं है, बीच में टेरर का खेल खेलते रहो। अब ये जो टेरर का खेल है, उसको अंत करने का मौका आ गया। और देखिए, आपको ज़्यादा निराशा नहीं होनी चाहिए। ये जो खेल खेल रहे हैं आतंक का, ये खेलते खेलते इनकी इकॉनमी क्या है? $0.38 ट्रिलियन। आपकी क्या है? $4 ट्रिलियन। साहब ब्लॉकेट की बात कर रहे थे, ज़रूरत ही नहीं है। इनके फॉरेक्स रिजर्व्स क्या हैं? $6 बिलियन। आपके क्या हैं? $700 बिलियन। तो शक्तिशाली बनना है या इनकी तरह अपना समय बर्बाद करना है? अभी शक्तिशाली बनना है। और जब अब चुनौती आई है, तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, इस बार शक्ति प्रदर्शन भी होगा। तो समझ बूझ और शक्ति, उनका समन्वय। आज मैम इतना बता, आज 4 मई की तारीख है, 9 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मीटिंग होने वाली है। 7 बिलियन में 9 शून्य होते हैं, डॉलर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अप्रूव किए थे। उसकी अगली कड़ी 1 बिलियन की, वो 9 मई को अप्रूव करेंगे। और अगर पाकिस्तान सोचता है कि अप्रूव करेंगे, मुंगेरी लाल के सपने बड़े मीठे हैं। ये मैं एक चीज कहना चाहूँगा। जी, मैं आप ही के पास आ रही थी। हाँ, जो इन्होंने पूछा था, एक बेटा बड़ी अच्छी चीज़ है उनके देश में, जो वो नरेटिव बेचते हैं लोगों को। सारे युद्ध हारे हैं, 48 से लेके 65, 71, कारगिल, बट जो नरेटिव देते हैं अपने देश में अपनी जनता को, उसमें वो माहिर हैं। वो 93,000 जो उनके प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिए गए, जिनको भारत ने कुछ साल रखा और जो सरेंडर करके हैं, उनकी किताबों में, उनकी हिस्ट्री में उसका कहीं जिक्र नहीं है। उनके यहाँ के देश का टुकड़ा हो गया, विभाजन हो गया, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया, उसका कहीं वो। तो समहाउ वहाँ के लोगों को उन्होंने इस तरह से इतने सालों से, पिछले 70-75 साल से ऐसा नैरेटिव बुन बुन के दे रहे हैं उनकी किताबों में, उनके मीडिया में, उनके कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, कि हर कॉमन आदमी वहाँ सोचता है कि हमारे देश का एक ही रखवाला है, वो हमारी फ़ौज है।
एंड दूसरा मुद्दा ये है कि उनकी जो फौज है वो हर चीज़ में इन्वॉल्व है उनके देश में। वो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं, वो सीमेंट की फैक्ट्रियां चला रहे हैं, वो रियल एस्टेट में हैं, वो इंडस्ट्रीज़ में हैं, वो एक्सपोर्ट्स में हैं, आर्मी कंट्रोल थिंग्स। तो उनके हर चीज़ में बिजनेस इंटरेस्ट हैं आर्म फोर्सेस के, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट करते हैं पूरे कंट्री को। अभी जैसे आपने सुना होगा कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ISI चीफ को NSA बना दिया। अब जो एक छोटी मोटी पॉलिटिकल सेम्बलेंस बची थी देश की, वो भी हटा दी। तो अब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है और जो जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में है, उसके जो बीच की दूरी है वो भी खत्म कर दी। तो ये चीज़ वहाँ की जनता को नहीं समझ आएगी और उसका वो फ़ायदा उठाते हैं।